बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्स मेड ईजी के एक नए वीडियो के साथ हाज़िर है। आज हम सैंडविच थ्योरम, जिसको स्क्वीज़ थ्योरम भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्क्वीज़ मींस टू इंसर्ट टाइटली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो स्टार्ट लेते हैं। सैंडविच थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि अगर आपके पास कोई सी तीन फंक्शंस है एफ़, जी और एच, और ये तीनों फंक्शंस ऐसे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान है। यानी आपके पास तीन फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है और एक एच ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है ये हमारे पास एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के दरमियान में एक फंक्शन है। तो फिर क्या होगा? फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। तो अगर आपके पास एक्स एक्सिस पे हम सारे एक्स पॉइंट्स लेते हैं, तो अगर आपके पास कोई एक ओपन इंटरवल है ए बी और इसके दरमियान में कोई एक पॉइंट है जिसको मैंने सी का नाम दिया है, तो एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी एट सेल्फ, तो बस ज़ाते ख़ुद सी के अलावा अब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, ये किस तरह से होगा? अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, यानी आपके पास ये जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है, तो जो आपका एक्स सी की तरफ अप्रोच करे, जो आप ये सारे इस पे एक्स के पॉइंट्स हैं, तो इस इस ओपन इंटरवल ए बी में जब आप एंटर होते हो राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो आप सी को अप्रोच करेंगे, यानी आपका एक्स जो सी को अप्रोच करेगा, तो अगर जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसकी वैल्यू अगर एल की तरफ अप्रोच करती है, दिस इज एल, तो जो आप इस इंटरवल में, फ़र्ज़ करें मैं राइट से लेफ्ट की तरफ इस ओपन इंटरवल ए बी में दाखिल होता हूँ, तो जो मैं सी की तरफ अप्रोच करूँगा तो जी ऑफ एक्स जो है वो रफ्ता रफ्ता एल की तरफ अप्रोच करेगा। तो अगर जी ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एल है व्हेन एक्स टेंड्स टू सी, और इसी तरह ये राइट से लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है और लेफ्ट से राइट की तरफ भी हो सकता है। यहाँ से भी आप इस पर फोकस करें। जो आप ओपन इंटरवल ए बी में दाखिल होते हो, अब आप जो सी की तरफ अप्रोच कर रहे हो, आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो एल को अप्रोच कर रही है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल अगर ये हो, और फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच ऑफ एक्स के लिए, अब आपकी जो एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, जो आप इस ओपन इंटरवल ए बी में फ़र्ज़ कर राइट से लेफ्ट की तरफ दाखिल होते हो, तो जो आप सी को अप्रोच करेंगे तो आपकी लिमिट की जो वैल्यू है एच ऑफ एक्स लिमिट की वैल्यू वो एल को अप्रोच करेगी, राइट से लेफ्ट की तरफ भी और लेफ्ट से राइट की तरफ भी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। अगर जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों एल को अप्रोच करे राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट की तरफ, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है ये भी फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, तो जो आपका एक्स सी को अप्रोच करेगा, तो आपकी जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है वो एल को अप्रोच करेगी। यही इसका मतलब स्टेटमेंट है। इट मीन्स कि हमने एफ ऑफ एक्स को दो फंक्शन जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान सैंडविच कर दिया है या स्क्वीज कर दिया है, यानी इंसर्ट फॉर्मली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, और यहाँ पे ये जो सी आपका पॉइंट है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये असल में ए और बी एक ओपन इंटरवल है, इसके दरमियान में एक पॉइंट है। सी इज समवेयर बिटवीन ए एंड बी ओपन इंटरवल। अच्छा, हम जो सैंडविच थ्योरम है इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो लिमिट्स होते हैं एफ ऑफ एक्स, वो बाज़ औक़ात काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं उनको फाइंड करना। तो उनको जब हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो इनको हम दो फंक्शंस के दरमियान में स्क्वीज़ करते हैं, जिससे हम वो लिमिटिंग वैल्यू, उनकी लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड करना आसान होता है। जो बाकी दो फंक्शन एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स होते हैं, ये हम दो आसान से फंक्शन लेते हैं जिसके दरमियान में हम टारगेटेड फंक्शन को स्क्वीज़ करते हैं, तो इससे फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करना आसान होता है। और इसके अलावा एफ ऑफ एक्स कैन बी पुट बिटवीन टू अदर ऑब्जेक्ट्स हुज लिमिट्स कैन बी इजीली फाउंड। एफ ऑफ एक्स को आप जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, इन दो फंक्शंस, ऐसे दो फंक्शंस के दरमियान रखेंगे जिनके लिमिटिंग वैल्यूज़ को फाइंड करना आसान होता है, तो फिर उसी से हम एफ ऑफ एक्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑसिलेटरी फंक्शन है, यानी इस तरह से है, ठीक है। अब इस ऑसिलेटरी फंक्शन को डायरेक्टली फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है, यानी लिमिटिंग, इस पे लिमिट्स हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑसिलेटरी फंक्शन कैन नॉट बी इजीली फाउंड डायरेक्टली आफ्टर अप्लाइंग लिमिट्स। तो अगर इस फंक्शन को, ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, अगर इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन को मैं मज़ीद दो पैराबोला के दरमियान स्क्वीज़ करूँ, तो पैराबोला में ऑसिलेशंस नहीं होंगे, तो फिर उसको मतलब उसके लिमिट्स फाइंड करना आसान होगा।
तो जब उनके लिमिट्स फाइंड करना आसान होगा तो उससे एफ ऑफ एक्स के लिमिटिंग वैल्यू को भी फाइंड आसानी से किया जा सकता है। मसलन मैं दो पैराबोला ले रहा हूँ, एक पैराबोला ये है, ये एक पैराबोला है, ठीक है। फ़र्ज़ करिए आपका जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ये है। अच्छा, मैं दो पैराबोलाज ले रहा हूँ, एक पैराबोला ये ऊपर की तरफ मैंने लिया है, ठीक है, और एक पैराबोला मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ये दो पैराबोला मैं ले रहा हूँ। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब मैंने इस फंक्शन को दो पैराबोला के दरमियान स्क्वीज़ कर दिया है। एक पैराबोला ये है, एक पैराबोला ये है। एक पैराबोला को आप एच ऑफ एक्स का नाम दें और दूसरे को जी ऑफ एक्स का नाम दें। तो अब ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इसको मैंने दो पैराबोला के दरमियान में स्क्वीज़ कर दिया है या सैंडविच कर दिया है। एफ ऑफ एक्स में ओसिलेशन ज़्यादा है, इस पे लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकते। पैराबोला जो है इसमें कोई ओसिलेशन नहीं है, इस पे लिमिट्स आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, यानी इस पे अप्लाई कर सकते हो। फर्दर मोर मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो आपका ये जो एच ऑफ एक्स है वो भी सेम स्पॉट की तरफ आ रहा है, जी ऑफ एक्स जो है ये भी सेम स्पॉट की तरफ आ रहा है और एफ ऑफ एक्स भी उसी स्पॉट की तरफ है। फ़र्ज़ करिए वो पॉइंट सी है जहाँ पे हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ लिमिट एक्सटेंड्स टू सी। तो चूँकि दोनों सेम स्पॉट की तरफ आ रहे हैं, एच ऑफ एक्स इज़ अ पैराबोला, जी ऑफ एक्स इज़ अ पैराबोला, पैराबोला के लिमिट्स फाइंड करना आसान होता है। एफ ऑफ एक्स अभी ओसिलेटरी फंक्शन है, इसके लिमिट्स फाइंड करना मुश्किल है। तो हम एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे। तो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के अगर सेम वैल्यूज़ आते हैं तो एफ ऑफ एक्स के लिए भी वही वैल्यू होगी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज सैंडविच बिटवीन एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो इस पे एक थ्योरम करते हैं ताकि इसकी वैलिडिटी का पता चले। डियर स्टूडेंट, अब हम एक थ्योरम को करने जा रहे हैं जिससे सैंडविच थ्योरम की वैलिडिटी का पता चलेगा। थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियंस, अगर आपके पास थीटा जो है, ये जो हमने थीटा यहाँ पे लिया है, अगर ये रेडियंस में से हो, देन लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो, तो जो आपका थीटा ज़ीरो को अप्रोच करेगा, आपकी साइन थीटा बाई थीटा की जो वैल्यू है वो 1 को अप्रोच करेगी। दैट इज़ लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे ये जो थीटा है ये हम इसकी मेजरमेंट जो है हम रेडियंस में लेंगे। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले मेरे पास एक यूनिट सर्कल का होना ज़रूरी है। यूनिट सर्कल मीन्स कि जिसका रेडियस 1 हो। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ यूनिट सर्कल of radius r is equal to 1 whose center is at O, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो O पे है। Check any 2 points A and B on the circumference of the circle such that, ये जो दो पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ ए और बी, ये जो दो पॉइंट्स है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे, वो कुछ यूँ है कि आपका जो मेजर एंगल ए ओ बी बनेगा ये थीटा होगा और दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, ये रेडियंस में से होगा। यानी आपने जो थीटा लिया है ये डिग्रीज में से नहीं होगा बल्कि रेडियंस में से होगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ आगे, अच्छा अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसका ये जो ओ ए साइड है इस पे ये जो रेडियस है इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा ओ ए, या इस तरह करके ड्रा बी डी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। आप ओ ए पे बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। आल्सो ड्रा बी सी परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। इसी तरह आप ओ बी पे बी सी एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, मीन्स टू से ये एक टेंजेंट है, ये जो बी सी है ये ओ बी पे मैं एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ। तो ड्रा बी सी परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। तो यहाँ पे जब एंगल बनेगा ये तो ये 90 का होगा। दिस एंगल दैट इज एंगल ओ बी सी विल बी 90 डिग्री।
आल्सो वी हैव, इसके अलावा अब ये जो कुछ मेजरमेंट्स है ये आपको अब याद रखने होंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी ये बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल और इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। ये आप याद रखें। अच्छा, अब इसके अलावा स्टार्ट लेते हैं। हमने असल में यहाँ पे 3 फिगर्स ड्रॉ करने होंगे, उनके जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करने होंगे। सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूँगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी को मैं फाइंड करूँगा। उसके बाद मैं एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी फाइंड करूँगा, ओ ए बी। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल और एरिया ऑफ द सेक्टर में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो ये है ओ ए और ये जो बी है ओ ए बी, ये ट्राइंगल इसका एरिया, और एरिया ऑफ द सेक्टर में फिर ये है कि एरिया ऑफ द सेक्टर में ओ ए और ये कर्व जो है ये बी तक और फिर बी से ओ तक, ये एरिया ऑफ द सेक्टर होगा। एरिया ऑफ द सेक्टर ये है ओ ए, ये कर्व और फिर बी से ओ की तरफ। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मैं फाइंड करूंगा, फिर मैं एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करूंगा और आखिर में मैं इस बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूंगा, ओ ए बी। ठीक है, तो जिस तरह फिगर से क्लियर है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी एंड दिस इज फर्दर स्मॉलर देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ सी बी। यानी सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो इस बड़े ट्राइंगल का है ओ सी बी का, उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर है ओ सी बी और सबसे छोटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी है। इन तीनों के वैल्यूज़ को मैं फाइंड करूँगा और इस पर सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल करके ये मैं इसका फाइनल ये सोल्यूशन निकालूंगा। तो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और कौन से ट्राइंगल ओ ए बी, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस, इस ट्राइंगल ओ ए बी का जो बेस है, बेस वो होता है जिस पे आप परपेंडिकुलर गिराते हो। यहाँ पे मैंने इस बेस पे ये परपेंडिकुलर गिराया है, ये इसका बेस है ओ ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए, ये इसका बेस है, इंटू हाइट, और इसमें हाइट क्या है, ये बी डी जो है इसकी हाइट है, बी डी इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ ए। अब ओ ए जो है ये यूनिट सर्कल है और ये 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी जो है, ये जो बी डी मैग्नीट्यूड है इसको मैं फाइंड कर रहा हूँ। किस तरह मैं फाइंड करूँगा इसको, मुझे पता है कि जब मैं इस ट्राइंगल को लूँगा ओ डी बी, इस ट्राइंगल में ओ बी डी में ये थीटा है और यहाँ पे ये 90 है। तो अगर मैं साइन थीटा को यूज़ करूँ, साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। यहाँ पे ये थीटा है, ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, तो ओ बी जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज बी डी एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ बी। ठीक है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो बी डी है इसको सेम एज इट इज रख के बी डी को, और ये जो ओ बी है, ओ बी इज अ यूनिट सर्कल का रेडियस है जो कि 1 के बराबर है, तो बी डी बाई 1 मीन्स बी डी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी। तो यहाँ पे ये जो बी डी है इसको मैं साइन थीटा से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1/2 1 1/2 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, तो 1/2 साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। और ये क्या है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें। अच्छा, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा, ये है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो एरिया ऑफ द सेक्टर में फाइंड करूँगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी। तो वो देखते हैं कि वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं, और सबसे आखिर में फिर मैं एरिया ऑफ ये जो बड़ा ट्राइंगल है ओ बी सी, फिर मैं वो फाइंड करूँगा। इस एक को मैं अपने पास फ़िलहाल ये रिज़ल्ट मैं आगे इस्तेमाल करूँगा, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट आप याद रखें। अब जो सेकंड है वो है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और किस सेक्टर का एरिया, ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ ए और ये सेक्टर है तो इसमें ये कर्व शामिल होगा, ट्राइंगल का ये हिस्सा नहीं बल्कि ये कर्व और ओ बी। तो ओ ए बी
एरिया ऑफ द सेक्टर। और मैं पिछले एक वीडियो में इसका जो प्रूफ है वो निकाल चुका हूँ कि एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इसका प्रूफ ऑलरेडी मैं पिछले एक वीडियो में कर चुका हूँ एरिया ऑफ द सेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू थीटा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/2 इंटू थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज़ 1/2 थीटा, हाफ ऑफ द थीटा। तो ये इस सेक्टर का एरिया है, OAB सेक्टर का। अब आखिर में मैं इस बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने जा रहा हूँ, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल का? OBC का, OBC। अच्छा, इस ट्राइंगल पे फोकस करें तो इसका एरिया जो है वो भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर होगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इस बड़े ट्राइंगल में OBC में इसमें यहाँ पे 90 का एंगल ये है क्योंकि ये हमने टेंजेंट इस पर ड्रॉ किया था, और OA को जब आपने आगे प्रोड्यूस किया था तो ये इसी पॉइंट C के साथ मैंने इसको ज्वाइन किया था। अच्छा, तो चूंकि अब ये BC जो है ये OB पे परपेंडिकुलर है तो OB बेस कहलाता है, तो बेस आ जाएगा OB, और जो हाइट है वो ये परपेंडिकुलर जो है ये हाइट कहलाती है इस ट्राइंगल की, जो कि है BC। राइट, फिर मैं समझाऊं, ये ट्राइंगल OBC है, इस OBC ट्राइंगल में ये थीटा है, ये 90 है क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। जिस तरह इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर था इस बेस पे, अब ये परपेंडिकुलर है इस बेस पे, तो OB इज द बेस और परपेंडिकुलर यहाँ पे है BC। राइट, सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय OB इज द यूनिट सर्कल विच इज इक्वल टू 1, और BC जो है इस BC को फाइंड करते हैं क्योंकि इस BC का पता नहीं है कि ये किसके बराबर है। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको फाइंड कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ OBC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये जो एंगल B है यानी OBC एंगल जो है ये 90 है और ये थीटा है। तो टेंजेंट थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? BC इसमें परपेंडिकुलर है, BC इसमें परपेंडिकुलर है और बेस इसमें OB है। और इस पूरे ट्राइंगल में यानी OBC ट्राइंगल में ये OC जो है ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो है जिस तरह ये है ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। सो टेंजेंट थीटा is equal to perpendicular over base. This is perpendicular and this is base. Okay, perpendicular BC है तो magnitude of BC को same as it is रख के, और OB is the radius of this circle which is base here and this is equal to 1. So tangent theta is equal to magnitude of BC divided by 1 means magnitude of BC. अच्छा, तो BC की जगह मैं tangent theta को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो this is equal to tangent theta। 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 tangent थीटा, इसका ये रिजल्ट आ रहा है। दिस इज रिजल्ट नंबर 3। तो मेरे पास 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 1/2 साइन थीटा, एरिया ऑफ द सेक्टर OAB इज इक्वल टू 1/2 थीटा एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा। अब फ्रॉम गिवन फिगर इन तीनों को अब मैं यूटिलाइज करूंगा किस तरह। मेरे पास ये जो 3 अभी मैंने फार्मूले फाइंड किए हैं, तो इसमें जो सबसे छोटा है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो है ये छोटा है किससे? एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये इस OAB सेक्टर से कम है, यानी ये इस ट्राइंगल का एरिया कम है, इससे फिर थोड़ा सा ज़्यादा है इस सेक्टर का एरिया, क्योंकि सेक्टर में फिर ये इसका ये हिस्सा जो है ये ज़्यादा है, और फिर इससे बड़ा है, यानी ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है ये छोटा है इस एरिया ऑफ द ट्राइंगल से। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और कौन से ट्राइंगल? OBC। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB मैं फाइंड कर चुका हूँ जो कि 1/2 साइन थीटा के बराबर है, 1/2 साइन थीटा विच इज़ लेस देन एरिया ऑफ द सेक्टर OAB मैं फाइंड कर चुका हूँ 1/2 थीटा, एंड दिस इज़ लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC जो कि है 1/2 टेंजेंट थीटा।
अच्छा, अब आगे इस पे मैं मज़ीद मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ। चलो ये काम इसका हो गया है, तो इसको अब मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, वी आर definitely looking for limit theta tends to 0 sin theta by theta is equal to 1. So let us see how we can find it. इसके बाद आप यूँ करें कि ये जो इनइक्वालिटी है इनको आप 2 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे मैं ये करने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 1/2 साइन थीटा के साथ, ताकि ये फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाए। 2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 थीटा के साथ, विच इज़ लेस दैन 2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 टेंजेंट थीटा के साथ। चूँकि मैं पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करता तो डेफिनेटली ये जो साइन थे फिर ये चेंज होते हैं। ठीक है, तो 2 और 1/2 कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा रहता है, साइन थीटा विच इज़ लेस दैन, ये 2 और 2 भी कैंसिल, थीटा एंड दिस इज़ लेस दैन, ये दोनों भी कैंसिल, टेंजेंट थीटा। सो साइन थीटा इज़ लेस दैन थीटा विच इज़ लेस दैन टेंजेंट थीटा। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। अब इस पूरी इनइक्वालिटी को आप साइन थीटा पे डिवाइड करें, यानी साइन थीटा को भी साइन थीटा पे डिवाइड करें विच इज़ लेस दैन, थीटा को भी साइन थीटा पे डिवाइड करें विच इज़ लेस दैन, और टेंजेंट थीटा जो है ये असल में साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर। चलो इस एक दफ़ा मैं लिखता हूँ कि टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, इसको भी आप साइन थीटा पे डिवाइड करें। ठीक है, तो साइन थीटा बाय साइन थीटा से 1 आता है, ये दोनों कैंसिल होंगे, विच इज़ लेस दैन थीटा बाय साइन थीटा विच इज़ लेस दैन, टेंजेंट जो होता है ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होगा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा भी है तो 1/sin थीटा इसके साथ है, तो ये साइन और साइन भी कैंसिल होते हैं। सो 1 इज़ लेस दैन थीटा ओवर साइन थीटा विच इज़ लेस दैन 1/cos थीटा। ठीक है, अच्छा अब इस तरह करते हैं कि इसके रेसिप्रोकल्स लेते हैं, यानी ये पूरा जो प्रोसेस है इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, दैट इज़ रेसिप्रोकेटिंग, यानी इस पूरे ये जो जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो रेसिप्रोकल में फिर ये है कि ये जो साइन है ये चेंज होंगे, यानी वैसे जनरली आपको पता है कि 4 इज़ लेस दैन 6। ठीक है, 4/1 इज़ लेस दैन 6/1, लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/4 ऊपर जाएगा तो ये 1/6 हो जाएगा, तो फिर 1/4 बड़ा होता है 1/6 से, तो इसका ये जो साइन है ये फिर चेंज होगा। तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, 1 के नीचे 1 है तो 1/1 मीन्स फिर 1, लेकिन अब ये साइन चेंज होगा, साइन थीटा बाई थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा नोमिनेटर में अब चला जाएगा और थीटा डिनोमिनेटर में आएगा, ये साइन भी चेंज होगा। 1/cos है तो cos थीटा ओवर 1, cos थीटा ओवर 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इस पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। इस पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अप्लाई करें तो देखते हैं कि हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है। ठीक है, सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 इस पूरी इनइक्वालिटी पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इससे हम जो इस थ्योरम का प्रूफ है वो फाइनल स्टेप में आ जाएंगे उसके। किस तरह, दैट इज़ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 इज़ ग्रेटर दैन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा which is greater than limit theta tends to 0 cos theta। तो अब 1 पे लिमिट अप्लाई करें तो 1 1 होगा, दिस इज ग्रेटर देन, अच्छा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन, अच्छा cos थीटा की जो लिमिटिंग वैल्यू है व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, तो cos 0 जो है ये 1 के बराबर होता है, क्योंकि आपके पास जब ये जो साइन और cos है तो डेफिनेटली ये तो आपको पता होगा कि साइन 0 0 और cos 0 1,
यानी 0 पे आपका साइन जो है ये 0 के बराबर है और कास जो है ये 1 के बराबर है, क्योंकि 90 पे आपका जो साइन है ये 90 के बराबर होता है और कास आपका 0 होता है। तो जो आप थीटा को 90 से आप अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है 0 से इंक्रीज़ होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, और जो आप 1 की मतलब 0 मतलब आपका थीटा 0 की तरफ आ रहा है तो कास की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। सो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इज़ 1, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम है और यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू जो है ये 1 से ज़्यादा है, यानी 1 की वैल्यू साइन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा जो है ये 1 से छोटा है और ये फंक्शन 1 से बड़ा है। 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है मीन्स टू से कि ये दो 1 के दरमियान है, तो दो 1 के दरमियान मीन्स कि ये असल में बजाते खुद 1 है, क्योंकि 1 से छोटा और 1 से बड़ा मीन्स कि ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सैंडविच है बिटवीन 1 एंड 1, दैट इज़ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज स्क्वीज्ड आर सैंडविच बिटवीन 2 1। तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है ये 1 है, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये फंक्शन जो है ये 1 से छोटा है, यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये फंक्शन 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है मीन्स उससे कि ये 1 है। तो ये जो है ये असल में वो सैंडविच थ्योरम है। सो अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम we get the final result that limit theta tends to 0 sin theta by theta is equal to 1. This is the final result कि आपका जो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा है ये 1 के बराबर है। तो ये इसका प्रूफ है। इस प्रूफ के लिए मुझे सैंडविच थ्योरम का सहारा लेना पड़ा और इसी से सैंडविच थ्योरम की वैलिडिटी के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।